तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 600 रुपये में एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी को 16% छूट देकर बेचा, फिर भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसने घड़ी को 16% की छूट देकर बेचा है, फिर भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 16% की वो छूट दे रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 100 में से 16 को घटा देना है। ठीक है, जो भी छूट का प्रतिशत होगा उसे 100 में से घटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे लाभ उसे कितना हो रहा है, 12% का। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और इसमें लाभ का प्रतिशत जमा कर देंगे, यानी कि 12 को जमा कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को आपको अनुपात में ले लेना है। ठीक है, तो ये आपको किसका अनुपात मिलेगा, क्रय मूल्य का। ठीक है, और अंकित मूल्य का अनुपात मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं अनुपात में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को मैं 14 से काट दूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये संख्याएं और कट सकती हैं तो 2 से इन्हें और काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ 3 आ जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमारे पास आ गया कि 3 और 4 आ गया। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 3 है तो अंकित मूल्य 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, कि उसने घड़ी को 600 रुपये में खरीदा है और अंकित मूल्य वो हमसे जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिख दूंगा। ठीक है, हमारा अनुपात में क्रय मूल्य कितना है, 3 है, और रुपयों में कितना है, यहाँ पे देखिए 600 रुपये है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो 3 का कितने गुणा है, ये इसका 200 गुणा है। ठीक है, यानी कि 3 को हम 200 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 200 गुणा है तो दूसरे वाले को भी 200 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 200 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। यानी कि उस दुकानदार ने घड़ी को 800 रुपये पे अंकित किया था। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 8 वर्ष में 8,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो हमें इस सवाल में ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कोई धनराशि लगाई ब्याज पे। ठीक है, जो 5 वर्ष बाद बढ़कर 7,500 हो गई है। ठीक है, यानी कि उस धनराशि पे हमें ब्याज मिला, तो ये हमें मिश्र धन दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद मिश्र धन वापस कितना मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 वर्ष का भी हमें मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यदि वो धनराशि 5 वर्ष में 7,500 हो जाती है और 8 वर्ष में 8,400 हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो जो इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है, यहाँ पे 900 रुपये की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 900 रुपये जो वृद्धि हो रही है ये ब्याज की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्याज है वो और मिला है हमें। ठीक है, 5 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक, यानी कि जो 3 वर्ष तक हमारा पैसा ब्याज पे लगा रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें 300 रुपये ब्याज और मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 900 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया कि 3 वर्ष का जो ब्याज है। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्याज लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको मिश्र धन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज है 3 वर्ष का। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष में बराबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर वर्ष हमें 300 रुपये ब्याज मिलता जा रहा है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, ब्याज की दर निकालने के लिए पहले मूलधन का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसे ले लेते हैं कि 5 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 7,500 रुपये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7,500 रुपये मिश्र धन है। ठीक है, इसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 300 रुपये है। ठीक है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 1,500 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर 7,500 रुपये में से 1,500 ब्याज है, ठीक है, तो मूलधन कितना है, 6,000 है। ठीक है, ये आप कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 6,000 रुपये
मूलधन हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब देखिए दर कैसे निकालते हैं। हमें यहाँ पे लिखना होता है कि एक वर्ष का ब्याज कितना है, ठीक है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपये है, ठीक है। तो इसे लिख लेना है 300 रुपये, ठीक है। और मूलधन से इसे भाग कर देना, तो मूलधन कितना है, 6000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैं 6000 से भाग कर दूंगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 6 से 30 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 5 पे कटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दर हमारी 5% आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। और हमें इस सवाल में लाभ का प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें लाभ का प्रतिशत बताना है, तो हम पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो कितना होगा। यहाँ पे इस सवाल में बोला गया कि 55 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपको इसका उल्टा करना है, जहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है वहाँ पे देखिए संतरों की संख्या 40 है, ठीक है। तो हमें इसको क्रय मूल्य में लिख देना है कि क्रय मूल्य 40 रुपये है, ठीक है। और विक्रय मूल्य किसे ले लेना है, जो संख्या क्रय मूल्य के साथ लिखी हुई है यानी कि 55, ठीक है। तो यानी कि हम मान लेंगे कि ये 55 रुपये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने 40 रुपये में खरीदा और 55 रुपये में बेचा तो हमें यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। कितने का लाभ होगा, 15 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, इसे क्रय मूल्य से भाग करेंगे, यानी कि 40 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 20 से काट सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 और नीचे भाग में 2 है, ठीक है। अब 2 से आप इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लाभ का प्रतिशत आ गया। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 8 पुरुष या 10 महिलाएं किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि 13 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 8 पुरुष या फिर 10 महिलाएं, ठीक है, दोनों अलग अलग समूह हैं, ठीक है, जब वो कार्य करते हैं तो 12.5 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। इससे हम बता सकते हैं कि 8 पुरुषों की कार्य क्षमता 10 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा कि 8 पुरुष यानी 8P लिख रहा हूँ, ठीक है। किसके बराबर है कार्य क्षमता, यहाँ पे 10 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। तो 10 महिलाओं के लिए M लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P के नीचे M को ले आएंगे भाग में, ठीक है। और जो इस तरफ 8 है वो दूसरी तरफ भाग में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 के बटे में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को काट लेंगे 2 से तो कितना आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक पुरुष की कार्य क्षमता 5 है तो एक महिला की कार्य क्षमता 4 है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 13 पुरुष और 15 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये हम कैसे बताएंगे। पहले हमें कोई भी एक समूह लेना होगा जिन्होंने कार्य को किया है, ठीक है। या तो आप 8 पुरुष का ले लीजिए या फिर 10 महिलाओं का ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 पुरुष का समूह लेके सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 8 पुरुष कार्य करते हैं यानी कि 8P, ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है उससे गुणा कर देंगे, यानी कि 12.5 से इसे गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 12.5 लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे 13 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 पुरुष यानी 13P और जमा लगाना है इसमें, ठीक है, 15 महिलाएं, ठीक है। तो 15M लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने P और M लिखा है और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। P की जगह 5 लिखना है और M की जगह 4 लिखना है। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 गुणा 5 और गुणा 12.5, ठीक है। इसे अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इन्हें गुणा नहीं करना, अभी ये कट जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमें एक सिंगल वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, फिर इसे जमा करके नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा 125 लिखूंगा नीचे ताकि मेरा टाइम बचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, 125 से इसे काटेंगे तो 10 पे कटेगा। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो 2 पे कटेगा, और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी ऊपर हमारा 4 बचा है, यानी कि 4 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ती है। ठीक है, और हमें बताया गया कि 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या बढ़कर 5400 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उस गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो पहले हमें 20% की वृद्धि देखना होगा। देखिए यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 100 और 120 का अनुपात ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को 20 से काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इसे 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे 20 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी जनसंख्या यदि 5 है तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इस अनुपात को लिख लेना है 3 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है, तो पहले साल वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल भी 5 से 6 हो गई जनसंख्या। ठीक है, और फिर तीसरे साल भी 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 3 अनुपात लिख लिए। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, और 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 216 आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता लगा कि यदि उस गांव की वर्तमान जनसंख्या यानी आज जनसंख्या 125 है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 वर्ष बाद वो 216 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हमने अनुपात में निकाली क्योंकि हम इसे रेशो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 216 के सामने आज की 3 वर्ष बाद की जनसंख्या लिख दूंगा 5400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है कि आज जनसंख्या कितनी है वो कैसे निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो 5400 है ये 216 का कितने गुना है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, इसको 216 से भाग करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों को 6 से काट लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, ऊपर 900 आ जाएगा, इसे 6 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर से 9 से काटेंगे दोनों को तो ऊपर 100, और नीचे 9 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 25 गुना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 216 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 25 क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसे भी 25 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप इसे 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आज की जनसंख्या कितनी है उस गांव की, 3125। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें इस सवाल में बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर 10% की वृद्धि हो जाती है तो पहले हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें 10 की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका अनुपात ले लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा, 10:11 बचेगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो घन होता है ये एक 3D फिगर होती है। ठीक है, जैसे हमारा स्क्वायर होता है वो 2D फिगर होती है, तो ये 3D फिगर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका घन कर लेना है। ठीक है, इसकी पावर में 3 लगा लेना है क्योंकि ये 3D फिगर है। ठीक है, इस तरीके आप इसको याद रखिएगा। तो जो इसका आयतन यानी वॉल्यूम होती है वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए इसको पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, और 11 की पावर 3 करेंगे तो 1331 आ जाएगा। ठीक है, यदि उसका आयतन 1000 था तो अब कितना हो गया है, 1331 हो गया। ठीक है,
तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखिए 331 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कितने की वृद्धि होगी, देखिए यहाँ पे 331 की वृद्धि हुई है, ठीक है। किस पे हुई है, 1000 पे हुई है, ठीक है। तो इसे 1000 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और नीचे 10 बच गया है, तो कितना आ जाएगा, 33.1% की उसमें वृद्धि होगी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।